मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक काल्पनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक A से उत्पाद बनते हैं, और मान लीजिए कि यह अभिक्रिया A के सापेक्ष शून्य कोटि की है। तो अगर यह अभिक्रिया A के सापेक्ष शून्य कोटि की है तो हम इस अभिक्रिया का वेग बराबर लिख सकते हैं वेग नियतांक K गुणा A की सांद्रता, और इसकी घात 0 आ जाएगी। अब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या की घात 0 होने पर वह मान 1 के बराबर आ जाता है। तो इसका मतलब है कि इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K के बराबर ही आ जाएगा। हम यह भी जानते हैं कि अभिक्रिया का वेग हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस A की सांद्रता में परिवर्तन बट्टा समय में परिवर्तन। अब अगर हम यह कह रहे हैं कि अभिक्रिया के वेग को लिखने के ये दो तरीके हैं और ये दोनों आपस में बराबर हैं, अब अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी कलन गणित यानी कि कैलकुलस का उपयोग करते हैं और उसके अंतर्गत समाकलन की अवधारणा का उपयोग करते हैं तो हमें शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए यह समाकलित वेग नियम मिल जाएगा। तो इसके अनुसार किसी समय t पर A की सांद्रता बराबर होगी माइनस वेग स्थिरांक गुणा समय प्लस A की प्रारंभिक सांद्रता। यहाँ पर ध्यान दीजिए यह समाकलित वेग नियम y बराबर mx प्लस b के रूप में है, जो कि एक सरल रेखा का समीकरण होता है। तो अगर हम A की सांद्रता को y अक्ष पर दर्शाते हैं और समय को x अक्ष पर दर्शाते हैं, तो अगर अभिक्रिया शून्य कोटि की है तो हमें यहाँ पर एक सरल रेखा मिलेगी। तो आइए A की सांद्रता को तो हम y अक्ष पर दर्शा देते हैं और समय को हम x अक्ष पर दर्शा देते हैं। तो अब आलेख के रूप में हमें यहाँ पर एक सरल रेखा मिलने वाली है और इस रेखा की ढाल यहाँ पर ऋणात्मक वेग नियतांक के बराबर आएगी। तो हम लिख सकते हैं कि इसकी ढाल बराबर हमें माइनस के मिलेगा। अब अगर हम इस रेखा के y अंतः खंड यानी कि y इंटरसेप्ट की बात करें तो यह बिंदु देखिए जहां पर यह रेखा y अक्ष को प्रतिच्छेद करती है, तो इस बिंदु पर हमें A की प्रारंभिक सांद्रता मिल जाएगी। तो अब तक हमने जितनी भी बात की है उसके अनुसार यहाँ पर A की सांद्रता के आगे एक गुणांक 1 आना चाहिए, लेकिन चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि यह गुणांक यहाँ पर 2 है। तो अगर संतुलित समीकरण में यहाँ पर 2 है तो इसकी वजह से हमें स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के रूप में यहाँ पर 1/2 लिखना पड़ेगा, जिसकी वजह से गणित में भी थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा। अब समाकलन करने के बाद यहाँ पर माइनस KT की जगह हमें माइनस 2 KT मिलना चाहिए। अब इसका मतलब है कि जब हम A की सांद्रता और समय को आलेखित करेंगे तो यहाँ पर इस रेखा की ढाल हमें माइनस 2K मिल जाएगी। यहाँ पर यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि अक्सर किताबों में A के साथ जो गुणांक होता है वह 1 होता है, जिसकी वजह से जो हमें ढाल मिलती है वह माइनस K होती है। लेकिन अगर A के साथ वाला गुणांक 2 हो तो हमें यहाँ पर मिलने वाली ढाल माइनस 2K होगी। अब हमारे सामने यह एक शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें गर्म प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का अपघटन हो रहा है, जिससे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। हमारे चित्र में हमारे पास प्लेटिनम उत्प्रेरक की सतह पर यहाँ पर 4 अमोनिया के अणु हैं। अब इस उत्प्रेरक की सतह के ऊपर यहाँ पर हमारे पास 4 और अमोनिया के अणु हैं, लेकिन आपको बता दूं कि इस उत्प्रेरक की सतह पर जो अमोनिया के अणु मौजूद हैं वे ही अभिक्रिया कर सकते हैं और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में परिवर्तित हो सकते हैं। इस उत्प्रेरक की सतह के ऊपर वाले अणु अभिक्रिया नहीं करते हैं, यहाँ तक कि अगर हम यहाँ पर और अणु भी ले लेते हैं तो भी ये अभिक्रिया नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस अभिक्रिया का वेग अमोनिया की सांद्रता बढ़ाने पर नहीं बदलता है। तो अब हम इस अभिक्रिया का वेग बराबर लिख सकते हैं वेग स्थिरांक K गुणा अमोनिया की सांद्रता, और क्योंकि अमोनिया की सांद्रता बढ़ाने पर इस अभिक्रिया का वेग नहीं बदल रहा है, यानी अमोनिया की सांद्रता का अभिक्रिया के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं है, तो यहाँ पर इस वेग समीकरण में अमोनिया की सांद्रता की घात 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि अभिक्रिया का वेग बराबर हमें केवल वेग स्थिरांक K मिल जाएगा। सामान्य परिस्थितियों में तो ऐसा होता है कि यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। लेकिन अब आपको यह बता दूं कि इस अभिक्रिया में हम इस उत्प्रेरक के पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण सीमित हैं। अगर उत्प्रेरक की सतह पर इस तरह से अमोनिया के अणु हैं तो यहाँ पर अमोनिया के अणुओं की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से गर्म प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का अपघटन होना
ये वाली अभिक्रिया एक शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है।